गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, वन इज एमोर्फस, सेकंड इज क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो एमोर्फस का टॉपिक वहीं कंप्लीट होता है। जितने भी पॉलीमर्स हैं वो एमोर्फस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और मेरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, दैट इज फोर टाइप ऑफ सॉलिड। वन इज आयोनिक सॉलिड, सेकंड इज कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड इज metallic solid, and fourth is molecular solid। चौथा है आपका molecular solid। और molecular solid को देखें, उसको भी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज नॉन पोलर सॉलिड, सेकंड इज polar solid, and third is hydrogen bonded solid। ये तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, तो हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड की। आयोनिक सॉलिड्स किस तरह से बनते हैं, तो नाम से ही पता है आयन से बने हुए सॉलिड, यानी कैटायंस और एनायन से बने हुए सॉलिड्स को हम आयोनिक सॉलिड बनते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, फिर एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। ठीक है, इस तरह से एंटी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे से बहुत पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं। और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए ये हार्ड और रिजिड नेचर के होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात की जाती है कि आयोनिक सॉलिड जो है वो ब्रिटल नेचर के हैं। तो ब्रिटल नेचर क्यों होता है बेटा, जब हम इसको हैमर से मारते हैं, यहाँ पर हैमर से हिट करेंगे तो ये प्लेट जो है वो शिफ्ट होके आगे चली जाएगी और कैटायंस इसके ऊपर, एनायन इसके ऊपर। तो मैं अगर इसको शिफ्ट करूँ तो ये कंडीशन क्रिएट होगी। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ तो सेम चार्ज एक दूसरे के ऊपर आने लग जाएगा, सेम चार्ज। और सेम चार्ज जब एक दूसरे के पास आ जाएगा तो ये रिपल्शन होगा और एक दूसरे से रिपल्शन के कारण ये ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए आयोनिक सॉलिड जो हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, थर्ड बात ये कही जाती है आयोनिक सॉलिड्स के लिए, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फेज। बिल्कुल, अगर इनको सॉलिड फेज में रखेंगे तो ये आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे, मींस कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और अलग नहीं होंगे तो ये कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर इनमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करनी है, करंट प्रोवाइड करना है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, तो इसको डिसोसिएट करना जरूरी है। और ये डिसोसिएट तब होंगे जब या तो इसको वाटर में डालो, ठीक है, या आप इसको मोल्टन फेज में ले आओ। तो जब वाटर में डालेंगे तो आयंस डिसोसिएट होंगे, या मोल्टन फेज में डालेंगे तो आयंस डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड के बारे में ये कहा गया है जो सही है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि मेल्ट होने के लिए इनको अलग होना पड़ेगा, बॉयल होने के लिए इनको अलग होने पड़ेगा, और इनके बीच में जो है फोर्स है वो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इसके कारण यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम आती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इनको अलग अलग करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज बता दूं वापस से। दे आर मेड अप बाय केटाइंस एंड एनायंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे आर ब्रिटल इन नेचर। थर्ड, अगर हम बात करें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फेज और इन एक्वस फेज। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं NaCl, KCl, K2SO4 आर द एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड की। तो कोवलेंट सॉलिड कैसे बनते हैं बेटा? कोवलेंट सॉलिड बनाने के लिए हम कोवलेंट बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के बारे के बीच में। मैं एग्जाम्पल ग्रेफाइट और डायमंड। तो फर्स्ट मैं एग्जाम्पल डायमंड का लेती हूँ। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से बंधा हुआ रहता है। तो देखो ये, फिर ये आगे भी 4 कार्बन से, इस तरह से ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं और इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज हार्ड बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विच इज डायरेक्शनल फोर्स विच इज वेरी हार्ड इन नेचर। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ इसी के साथ कोवलेंट की बात करूँ मैं ग्रेफाइट में, तो देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, ये देखो हर कार्बन। तो यानी एक कार्बन अगर 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा और इस तरह की रिंग्स बनाता है तो हर एक कार्बन के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। और ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट में प्लेट्स होती है, ऐसी हेक्सागोनल प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है, इसलिए बड़ी सॉफ्ट होते हैं ग्रेफाइट और ये लेयर शिफ्ट होते हुए फिसलते हुए निकलती जाती है। ठीक है बेटा, थर्ड हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स जो है वो मेटल से बने हैं। कोवलेंट सॉलिड के पहले मैं एग्जांपल बता दूं। कोवलेंट जितना भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है मेनली वो कोवलेंट सॉलिड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड में 14 ग्रुप के हैं, 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बनाएंगे। और ग्रेफाइट, डायमंड ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो सॉलिड हो जाते हैं आपके कोवलेंट सॉलिड। थर्ड हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड, मेटल से बने हुए। मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे सिल्वर, कॉपर, रुबीडियम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। इनमें मेटल्स के, देखो मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ कर्नल्स होते हैं, कैटायंस, न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रोटेट करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन बताया, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं और रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हम अगर मेटेलिक सॉलिड को देखें तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर। इसीलिए ये जो कॉपर के, एल्यूमिनियम के जो वायर बनते हैं और आपको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और सॉलिड फेज में कंडक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दे आर मैलिएबल, बिल्कुल है। जैसे ही मैंने इसको हैमर से मारा तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो थिन शीट में जो कन्वर्ट होता है मीन्स दे आर मैलिएबल इन नेचर। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब इनके इससे तार भी बनाए जाते हैं। दे आर सोनोरस, इनसे आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है। दे आर लस्ट्रस, इनकी अपनी शाइनिंग होती है। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटेलिक सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी मॉलिक्यूल से बने हुए सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। According to their nature, molecular solid are of 3 types. One is non-polar, second is polar, third is hydrogen bonded solid. देखो non-polar का मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आयोडीन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है
और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स अपनी साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। जैसे आप सोच लो, एक लड़के को कोई दो लड़के खींच रहे हैं और दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं दोनों साइड में, तो वो लड़का कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, किधर भी जाके नहीं, किधर भी अपनी जगह नहीं लेगा। ठीक है, तो वही चीज इन इलेक्ट्रॉन की साइड है। तो यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होने के कारण चार्ज डेवलप नहीं होता। सेकेंड आयोडीन, थर्ड आयोडीन, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल और सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में वीक आप मान लो डिस्पर्जन फोर्स या वंडरवाल फोर्स होता है, इसके कारण ये सॉलिड आपके नॉन पोलर सॉलिड है, यानी पोलरिटी डेवलप नहीं होती है। एक आपसे कई बार पूछते हैं कि ड्राई आइस किसका एग्जाम्पल है, तो पहली बात तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ड्राई आइस है क्या। तो CO2 जो है वो ड्राई आइस है। देखो CO2 में इस तरह की पिक्चर हो, थोड़ा सा इधर देखो, CO2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, लेकिन टोटल अगर डायपोल मोमेंट देखे विपरीत साइड में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टोटल डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है, और जीरो डायपोल मोमेंट होने के कारण ये नॉन पोलर सॉलिड है। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो वो नॉन पोलर सॉलिड होता है। ठीक है, अब आता है पोलर सॉलिड। तो मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं SO2 का। कई बार CO2 और SO2 के बारे में पूछते हैं, तो हमें लगता है CO2 और SO2 एक जैसे ही हैं, तो ये अगर नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर सॉलिड है। कैसे है वो देखो, सल्फर की जो शेप है वो बेंड होती है और एक नॉन पेयर होता है, तो डायपोल मोमेंट इस साइड लगेगा, इसका इस साइड, तो टोटल वेक्टर सम करें नीचे होगा, तो यानी इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ये पोलर मॉलिक्यूल है और एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन करता है दैट इज कॉल्ड पोलर सॉलिड, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस फोर्स को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। थर्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की शर्त ये है बेटा कि इसमें एक एटम हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, ये भी एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, लेकिन एक इसको स्पेशल कैटेगरी दे दी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इसका रीजन ये है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इसके लिए। वाटर में अगर हम देखें तो HOH यहाँ हम देखें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को इंटरेक्ट करें और इसमें एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा हाइड्रोजन है, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हो गया है। तो यहाँ पे अगर पूछ ले आयनिक सॉलिड में कैसा बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा फोर्स होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में तो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, डायरेक्शनल फोर्स होता है जिससे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। थर्ड आता है मेटेलिक बॉन्ड में जो है मेटेलिक फोर्स होता है। नेक्स्ट आप मॉलिक्यूलर में यहाँ आपका वंडरवाल फोर्स जिसे लंदन फोर्स कहते हैं, इसमें आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको समझ में आया होगा बेटा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इसके, जिसमें हम यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अब इसके एग्जांपल्स अगर देखो तो आप एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल्स देख सकते हो। एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में इसके बारे में पूछा गया, एग्जाम्पल से पूछा गया है कि टाइप ऑफ सॉलिड कैसे हैं। तो कैटायंस और एनायंस से बनने वाले सॉलिड आयनिक सॉलिड हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो कोवलेंट सॉलिड हो जाएंगे, मेटल्स को तो आप अच्छे से देख ही सकते हो मेटेलिक सॉलिड हो जाएंगे, और मॉलिक्यूलर के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, और भी एग्जाम्पल है जो आपके बुक में है वो आप देख सकते हो। देखिए बेटा, आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि क्लासिफाई करो इन सॉलिड्स को, ये किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बोला सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज एमॉर्फस एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस जितने भी पॉलीमर है वो एमॉर्फस की कैटेगरी में आते हैं, और क्रिस्टलाइन के फिर चार टाइप बताए मैंने,
आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखो पॉलीयूनिट है, पॉलीमर जहाँ लगा है मतलब पॉलीमर है, तो ये आपका हुआ एमोर्फस, एमोर्फस, ठीक है। तो ये आपका एमोर्फस हो गया। नेफ्थलीन कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा और कोवलेंट सॉलिड में आता है नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन का मैं आपको टाइप बता दूं, कोवलेंट सॉलिड। अब बात करते हैं बेंजोइक एसिड, ये भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन है और कोवलेंट सॉलिड में आएगा। बेंजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, तो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आता है, तो क्रिस्टलाइन में आएगा ही आएगा, ठीक। अब आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपने चैप्टर पढ़ा है पॉलीमर, और पॉलीमर में टेफ्लॉन है CF2 कार्बन टेट्राफ्लोराइड का पॉलीमर है, ठीक है। इथाइलिन टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथेन मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, उसके बाद टेफ्लॉन बनता है। और टेफ्लॉन आपके जो नॉन स्टिक कंटेनर है जिन पे जो कोटिंग है वो टेफ्लॉन की होती है, तो ये पॉलीमर है, और पॉलीमर है तो ये आएगा आपका एमोर्फस, एमोर्फस, ठीक है। अब बात करते हैं K2NO4 पोटेशियम नाइट्राइड, जो कीटैन और एनायन से बना है, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन का भी मैं एग्जांपल बोलूं तो ये आयोनिक सॉलिड है, तो आयोनिक, ठीक है, आयोनिक सॉलिड के अंदर आता है। सेलोफोन, सेलोफोन सेलुलोज इसमें होता है और सेलुलोज पॉलीमर है, तो ये आपका आएगा एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, एमोर्फस। अब बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी देखो आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। पॉलीविनाइल, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, मैं आपको याद दिला दूं, ये पॉलीमर है, ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर, और ये भी आपका जब जितने भी पॉलीमर है वो एमोर्फस की कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपका हुआ एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। अब आता है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास, ग्लास जो है पॉलीमर है, बिल्कुल एमोर्फस की कैटेगरी में आएगा, एमोर्फस। और कॉपर की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और क्रिस्टलाइन में भी मेटेलिक सॉलिड होगा, तो ये होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी अगर हम बोले तो ये आपका मेटेलिक सॉलिड होगा। तो इस तरह से आपको जब बुक में क्वेश्चन दें तो आप उसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन ये इंटेक्स क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, जो आप उसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन आप अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आने लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैंने एक इंटेक्स क्वेश्चन था जो आपको कंप्लीट करवाया है। थैंक यू बेटा।